उस वक्त मैंने सबसे पहला अटैक ही उस वेबसाइट पे टेस्ट करा था। 5 आवर्स के अंदर अंदर वो वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसका डेटाबेस एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से एक्सेस मिल गया। जब ये कॉम्प्रोमाइज हुई तो आपको गूज़बम्स आएंगे, आपको लगेगा कुछ अचीव करा है। सबसे यंग जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप लोगों के ट्रेनर्स हैं, Hello hackers, we hope you all are doing good. I Ashish Kumar. I Ankur Joshi. Welcome you all to Hackers Podcast by WS CubeTech. So आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं हमारी जर्नी, कुछ हैकिंग टिप्स और कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन। So बिना देरी के लेट्स बिगिन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा। आप उसे आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में, जिसमें आप ऐसे ही कुछ और भी बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट जो हम यूट्यूब की गाइडलाइंस के बिहाफ पे यूट्यूब पे नहीं सिखा पाते, वो सारी चीजें हम क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी अभी तक कैसे रही एंड आपने किस तरीके से इस फील्ड में एंटर किया और क्या ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है। ग्रेट। सो बेसिकली आई थिंक आप शायद थोड़ा बोर हो सकते हो, बट ओवरऑल जर्नी जो हमारा रहता है कि हमें बचपन में लगता है कि हम ऐसे बनना है, जैसे काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। मेरा भी जर्नी कुछ वैसे स्टार्ट हुआ था। मुझे आईटी फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, आईटी फील्ड नहीं पता था उस वक्त। जब हम 8th 9th 7th क्लास में होंगे तब मेरे को इतना पता था कंप्यूटर फील्ड में कुछ अचीवमेंट्स करने हैं, कंप्यूटर फील्ड में कुछ डिस्कवर करना है। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में अगर हम देखें, जावेस का हम रोल देखें या ऐसा कुछ भी देखें तो वहाँ पर हमें लगता है कि यार ऐसा कुछ बनाना है। तो वो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो पहला एंड्रॉयड डिवाइस था, मुझे आज भी याद है, जोलो A400 500 एक डिवाइस था, वो हमने सबसे पहले लिया था और उस डिवाइस में हैकिंग करना स्टार्ट करा था। हैकिंग में नहीं, बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि उसको रूट करना, उसकी रैम बढ़ाना, उसकी रोम बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे ट्राई करी, कस्टम रोम इंस्टॉल करना। और ये चलते चलते प्रोसेस मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगा। उसके बाद अगर कोई चैलेंज करता कि इस मशीन में ये नहीं चल सकता है, इस एंड्रॉयड डिवाइस में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता, तो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला पेलोड बनाना ही प्रैक्टिस करा था। हम सभी को बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में कि यार पेलोड बनाएंगे, एंड्रॉयड डिवाइस हैक करेंगे। तो सबसे स्टूडेंट्स का भी काफी यही आता है कि सर इस पे पेलोड, उस पे पेलोड। करेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स कमेंट्स में ड्रॉप करते रहते हैं कि पेलोड्स बनाना सीखा, एंड्रॉयड हैक करना सीखा, तो मेरा भी इंटरेस्ट नो डाउट वहाँ गया था स्टार्टिंग में। देन सबसे पहला पेलोड आई थिंक मैंने 9th 10th क्लास के आसपास प्रैक्टिस करा होगा, और उसके बाद फ्लो इतना अच्छा बैठा कि वो कंटिन्यू रहा। काफ़ी बुक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया, बुक्स पढ़ने में। आप सभी को रिकमेंड करेंगे बुक्स। बट जैसे आपने फ़ोन का बताया, जैसे मेरी जर्नी अगर मैं बताऊँ तो मैंने जब एक बार ऐसा फ़ोन पे टेस्टिंग करी थी, मैं कुछ उस पर अटैक कर रहा था, बस मैंने कहीं से ऐसा देखा था कि रैम कैसे बढ़ाई जाए। मुझे याद है जोलो Q900 था फ़ोन, एंड मैंने रैम बढ़ाने के चक्कर में उसे प्रोसेसिंग ज़्यादा तब पता नहीं थी स्टार्टिंग एज में, तो वो मदरबोर्ड जला दिया था। तो आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है? एज आई सेड बिफोर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मोबाइल में कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ था कि अप्रॉक्स 20 to 30 डेज तक मेरा मोबाइल बंद हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज कस्टम रोम इंस्टॉल करते हुए मेन रोम जो है वो हट गई थी, वहाँ से डिलीट हो गया था, बूट लूप। एंड हाँ, बूट लूप में पहुँच गए थे और कस्टम रोम जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी। सो वो जो हमारा एक टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज उस वक्त मेरे पास सिस्टम नहीं था, एक पीसी नहीं था। तो केवल एंड्रॉयड डिवाइस से ही वापस केवल TWRP की मदद से वापस कस्टम रोम इंस्टॉल करना, वो एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। 20 डेज में कंटिन्यूस डेली प्रैक्टिस करता रहा उस चीज़ को, और उसी प्रैक्टिस के दौरान आई थिंक 20th या 21 डे पे वो सही हो गया, यानी वापस उसमें कस्टम रोम इंस्टॉल हो गई। कुछ साइनोजन मोड समथिंग उसका नाम था, तो वो कस्टम रोम इंस्टॉल करी थी। एंड देन उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होता गया। बुक्स पढ़ी, बुक से बहुत अच्छा सीखने को मिला, और इंटरनेट पे हर वो कोर्स जो आपको कहीं से भी विजिबल हो सकता है, वो सारे कोर्सेज बहुत एक्सप्लोर करे। वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता गया, नो डाउट। सो ये कुछ इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक मन में था कि करना यही है, उस फील्ड से जाना नहीं है। देन एक चीज़ सभी को रिकमेंड करूंगा, कभी भी आपके मन में एक सेट हो जाए कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, देन कुछ भी हो जाए उस फील्ड को ड्रॉप मत होने देना। हम अपनी एथिकल हैकिंग फील्ड में कहते हैं ट्राई टिल सक्सीड, तब तक कोशिश करो जब तक सक्सेस ना मिल जाए, तो उसको ज़रूर ट्राई करें। एंड इसी में एक और चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा, और आपके भी सारे स्टूडेंट्स एंड फैंस ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ओवरऑल हमारी पूरी टीम में सबसे यंग जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप लोगों के ट्रेनर्स हैं, हम उनकी जर्नी भी ज़रूर जानना चाहेंगे।
देखिए स्टार्टिंग तो वैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर फील्ड में मेरा भी इंटरेस्ट काफ़ी बचपन से ही था, क्योंकि इसके पीछे भी एक थोड़ी सी, जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग वाली जर्नी थोड़ी बोरिंग सी रहेगी, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैं छोटा था, पापा ऐसे वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग फील्ड में उनका स्टार्टिंग था पहले, बट अब तो फील्ड उन्होंने भी चेंज करी है। बट जब वो ऐसा करते थे, काम कर रहे हैं लैपटॉप पे पीसी पे, एंड मुझे गोद में रख के काम करते थे, और कई बार जाना होता था तो मेरे को वही लैपटॉप पीसी के पास छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसे मम्मी काफ़ी डांटते थे पापा को कि इसको यहाँ पे क्यों छोड़ के चले गए, बच्चा है कुछ डिलीट कर देगा ये वो। तो वैसे एनवायरमेंट में जब मैं बड़ा हुआ, पापा का ये था कि कर रहा है जो करने दो, कि क्या होगा, ज़्यादा फॉर्मेट करेगा, मुझे रिकवर करना आता है। तो उस मोमेंट पे ये था कि मैं डिलीट कर दूंगा और पापा रिकवर कर लेंगे, वो क्या चीज़ है। तो उससे मेरा फील्ड में ऐसा लगा कि यार ये तो काफ़ी सही चीज़ है। फिर मैंने और जाना, थोड़ा बहुत हार्डवेयर और डिजिटल फॉरेंसिक्स चीज़ें पापा से भी सीखी। फिर इसको जैसे जैसे जाना और चीज़ें पता चली, और उसके बाद जैसे जब आई गेस 6th में था मैं, तब स्कूल में जब MS पेंट और ये सब सिखाया जाता था, ये उस समय मैं आराम से CMD यूज़ करके फाइल्स को जाना, एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें सीख गया था। तो वो भी वहाँ पे भी काफ़ी ऐसा पॉपुलैरिटी वाली फील आई थी। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग चीज़ों पर टेस्टिंग करी, जैसे मैंने वो फ़ोन वाला आप लोगों को बताया, वो फ़ोन का मदरबोर्ड जल गया था ऐसे किया था। एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट था Redmi Note 4 से मैंने किया था Resurrection Remix, बट उसमें मैंने TWRP की जगह Orange Fox नाम से एक था वो यूज़ किया था। ओके। तो उसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं, हाँ ये था कि अराउंड एक पूरे दिन में जो नींद है वो पूरे दिन स्किप करी थी, क्योंकि वो भी मेरा भी बूट लूप में फंस गया था। बट हाँ, वो ऑरेंज फॉक्स की वजह से वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो पाया, शायद हो सकता है उसने कुछ कॉपी कर ली हो। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें आई, जाना, बुक्स और कोर्सेज जैसे है, अलग अलग वेब को पूरा छानना, तो वो चीज़ें चली थी। नाइस, बहुत अच्छा। वैसे एक प्रॉब्लम आई थिंक सभी को आई होगी, जब भी आप अपने एंड्रॉयड के कस्टम रोम्स को बढ़ाने की कोशिश, कस्टम रोम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो या तो TWRP या उसका जो भी रिप्लेसमेंट है इनमें इश्यूज आ जाता है, या कस्टम रोम में इशू आ जाता है। कोई ना कोई मिसमैच जरूर हुई होगी, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा। हाँ, अगर आपने पहली बार ऐसा करा है, कभी कस्टम रोम डाली है, तो हाँ ये इशू तो छोटा मोटा इशू तो आया ही होगा, बिना इशू के तो ये हुआ नहीं होगा। और आई थिंक ये सभी ने फील करा होगा, हमारे जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं, चाहे वो रैम बढ़ाना हो, कस्टम रोम इंस्टॉल करना हो, या फिर वो पेलोड के जरिए पहला लोकल एरिया नेटवर्क में एंड्रॉइड हैक करना हो, ये अचीवमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा पुश करते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा, जैसे अपन ने पेलोड्स और ये सब की बात करी, अपन वैसे सब स्टार्टिंग में जब सीखने के बाद, आपका पहला अटैक प्रोफेशनल फील्ड के हिसाब से किस टाइप का था, कौन सा था और क्या था? सो ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। असल में हुआ ये था कि मैं लर्निंग फेज में था। मैं कंटिन्यूस जो बुक्स हैं, जो अपना जितना भी अपन कंटेंट है ऑनलाइन, उसको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स को कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रियल प्लेटफॉर्म पे, रियल वेबसाइट पे या एक प्रोफेशनल वर्क, ऑफिशियल वर्क पे वो काम नहीं करा। ये प्रैक्टिस चल रही थी कंटिन्यूस, है ना। मैं ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देख रहा था। तो उस वक्त मेरा लर्निंग फेज था, ये स्टार्टिंग की बात है, आई थिंक आज से 5-6 साल पहले की बात होगी है। तो लर्निंग फेज था एंड मैं कंटिन्यू सीखता जा रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकली जो है किसी रियल प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग नहीं करी। सो इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि एक वेबसाइट थी, है ना, जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का काम देती थी, जो कि एक फ्रॉड वेबसाइट थी। तो अब मेरे जो ब्रदर्स हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कंटिन्यूस उसमें जा रहे थे, लाइक 2-3 जनों के साथ फ्रॉड हो गया। उनका बेसिक वर्क ये था कि आपसे कुछ 800 फॉर्म समथिंग फिल कराते थे, है ना, और वो 800 फॉर्म्स कुछ नहीं थी, वो बैंक की डिटेल्स थी जो कि इनक्रिप्टेड थी, और उसकी इमेजेस थी, है ना। तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाते थे, यानी इनपुट कराते थे, जो इमेज में डेटा है उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते। तो उनका ये था कि 800 फॉर्म्स फिल करने पे 30,000 25,000 पे कर रहे थे। अब यहाँ हुआ ये कि मेरे ब्रदर और काफ़ी लोग इस काम में जुड़ गए, बिकॉज उस टाइम तो हाँ इतना लाइक अवेयरनेस नहीं थी, एंड साथ ही साथ जो उनके पास भी जॉब्स की लाइक है ना रिक्वायरमेंट थी कि भाई कुछ काम कर लेते हैं घर बैठे। तो उन लोगों ने इसको ज्वाइन करा और प्रोसेस को कंटिन्यू करा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा करता था कि जैसे ही आप 600-500 फॉर्म्स फिल कर देते थे, ये आपका पोर्टल बंद कर देता था, आपके मेल्स के, आपके कॉल्स के रिप्लाई नहीं देता था। अगर आप कंप्लेन करो भी कि भाई पोर्टल बंद हो गया, बाकी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो रिप्लाई नहीं देता था। तो ये प्रोसेस करने के बाद 1 वीक 2 वीक बीतने के बाद वो आप पे क्या करता था, 1-2 वीक तक आपसे बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखेगा, देन आप पे लीगल क्वेरी स्टार्ट कर देगा। आपको कनेक्ट करेक्ट, हमारा लॉस हुआ, आपने काम नहीं करा, और इस वजह से वो पर्सन जो है उसको वो गिल्टी फील कराएंगे, लाइक इन शॉर्ट के भाई आपकी वजह से हमारा लॉस हुआ, है ना।
विक्टिम कार्ड प्ले करना विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, उसको बहुत ही ऑफिशियली तरीके से अनाउंस करेंगे अब कि भाई हम आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हम कोर्ट में बेसिकली आपके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं, और प्रॉपर आपको वकील का फ़ोन भी आएगा, यानी एडवोकेट का आपको प्रॉपर कॉल आएगा जो कि जेन्युइन नहीं था, उनकी साइड का। करेक्ट, एग्जैक्टली। अब उनको इतना पता है कि मैं इस फील्ड में पढ़ रहा हूँ, इस फील्ड में नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो उनने मुझसे कनेक्ट करा कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें। तो नो डाउट मैंने भी उस बारे में उस वक्त नहीं सुना था, इतना पता था फ्रॉड तो है ये डेफिनेटली, बिकॉज वो डेटा मैंने देख लिया था, वो इतना तो समझ साफ साफ आता कि एनकोडेड डेटा है, बेसिकली सिक्योर डेटा है, और वो इमेजेस थी। तो उस वक्त वहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मेरे एक नोन सर थे, ठीक है, उनसे मैंने कनेक्ट करा, उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड वॉड हो रहा है। देन ही सेड कि अब जब तक सबूत नहीं मिलेगा, जब तक प्रूफ नहीं है कि वहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है या उनके बारे में कुछ अच्छी डिटेल ना मिले, बिकॉज केवल एक वेबसाइट आपके पास और कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं है जिससे आप ट्रैक कर सको, ना ही जीएसटी नंबर, ना ही कुछ। तो उस वक्त मैंने सबसे पहला अटैक ही उस वेबसाइट पे टेस्ट करा था, और उस वेबसाइट पे अटैक स्टार्ट करा, मॉर्निंग में स्टार्ट करा और कंटिन्यूस लगा रहा। जितना भी सीखा था वो सारी चीज़ें अप्लाई करता रहा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हुआ ऐसा, बाय लक और कंटिन्यूस उस चीज़ पे सही तरीके से एफर्ट्स डाल के 5 आवर्स के अंदर अंदर वो वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसका डेटाबेस एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से एक्सेस मिल गया, और एक्सेस के बाद मैंने उनका पूरा डेटा डंप करा, उसको स्टडी करा, डेटा डंप करा, स्टडी करा। तो उनका एड्रेस, उनकी डिटेल्स, बिकॉज स्टार्टिंग में उनने क्या करा था, फॉर्म फिल कर दिए थे, है ना। हम टेस्टिंग के लिए कोई भी अपनी वेबसाइट को टेस्ट करता है तो डिटेल्स फिल कर देता है, वहाँ उनके ईमेल एड्रेस, उनके एडमिन अकाउंट्स के यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गई, साथ ही साथ उनके एड्रेसेस भी मिल गए जिस लोकेशन से उन्होंने उस फॉर्म को फिल करा था। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब हो गई। देन मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, हमें नोन है जो साइबर फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में ही है, तो उनको मैंने शेयर कर दिया और लीगल एक्शन, कुछ लीगल एक्शंस की तरफ उसको प्रोसीड कर दिया। एंड उस वेबसाइट को मैंने वहाँ से हमेशा के लिए उड़ा दिया। दोबारा वेबसाइट तो देखने को नहीं मिली, बट ये मेरा पहला अटैक था। एंड ट्रस्ट मी, जब पहला इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने को मिला, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो आपको गूज बम्स आएंगे, आप आपको लगेगा कुछ अचीव करा है आपने। हाँ, एक अलग ही हायर स्टेट पे वो एक एक्साइटमेंट पहुंच जाता है। एग्जैक्टली, आप बहुत 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 अपर स्टेट पे पहुंच जाते हो, माइंड लेवल आप बहुत सेटिस्फाई होते हो इस फील्ड से, ना, इस फील्ड से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको लगता है यार मजा तो आ रहा है। बिल्कुल। तो वो एक पार्ट था जो सबसे पहला अटैक मैंने ट्राई करा था। देन ये प्रोसेस चलता गया। एंड आई बिलीव आप सब ने भी जो भी अपने प्रैक्टिकल्स ट्राई, जो भी नॉलेज ली, उसको जब पहला प्रैक्टिकल ट्राई करोगे और आपको सक्सेस मिली होगी, वो एक बहुत ही अनएक्सप्रेसिबल मोमेंट होता है, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते उस खुशी को। तो आई थिंक आप सभी ने उसको जरूर फील करा होगा। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे अंकुर सर ने भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर फील करा होगा। मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ था। हाँ सर, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि एज एन टेस्टिंग और ये सब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म से भी करी थी प्रैक्टिस के टाइम, बट जब प्रोफेशनल, जब एक पहला अटेम्प्ट था, वो था एक पर्टिकुलर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उस पर अटैक एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। एंड उस पर सर्चेस करना, अलग अलग पैरामीटर्स को ढूंढना, वो सारी चीज़ें चालू थी। एंड एक पैरामीटर मिला जिसपे मुझे लगा आई गेस यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, उसको मैंने टेस्टिंग पे डाला। सबसे पहले एसक्यूएल मैंने जब उस पर टेस्ट करा, मुझे कुछ होप मिली। हाँ, वो ब्लॉक हो रहा था, बंद हो रहा था, बट मुझे एक छोटी सी होप मिली थी कि उसमें ये काम करेगा। तो वो प्रोसेस मैंने लगातार एसक्यूएल वाला 3 दिन तक कंटिन्यूस करा। एंड हाँ, उस पे एसक्यूएल बग था, वो काफ़ी लेयर्स के पीछे एज एन सिक्योरिटी अच्छी लगाई हुई थी, बट हाँ वो बग वहाँ पे निकला। तो फिर उसको वही मैंने अच्छे से रिपोर्ट में सबमिट, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिस पे मैंने टेस्ट कर रहा था उन्हें रिपोर्ट सबमिट करी। एंड हाँ, वो मेरा पहला प्रोफेशनल वर्क था। नाइस। आई थिंक एसक्यूएल इंजेक्शन एक इकलौती ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो शायद 2008 या उससे पहले से भी चलती हुई आ रही है। आज भी उसका उतना ही वजन है, लाइक आज भी वो इतनी डेंजरस, इतनी रिस्की है, और हर एक वेबसाइट में उसके मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी है। हाँ, इसमें मतलब अगर ये देखा जाए तो ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं शायद, हाँ पैरामीटर नहीं मिला हो या पॉइंट अभी तक नहीं मिला हो, बट ऐसी आएगी शायद ही कोई वेबसाइट होगी जो इसको पूरा इससे सिक्योर हो पाई हो। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो ये भी ज़रूर रखें सब लोग ध्यान कि एसक्यूएल इंजेक्शन में जितनी भी हमारे ओएप्स के टॉप 10 रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करें, आपको बहुत सपोर्ट देने वाला है। और ये सारी चीज़ें ओएप्स टॉप 10 के रूल्स में आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, यानी सारे अटैक्स, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसको आप ज़रूर स्टडी करें, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वैसे जैसे ओएस टॉप 10 की जब बात चल रही है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट्स निकालता है, मेनली अपन उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी भी है। वैसे ही कुछ ऐसी टिप्स जरूर होगी जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते होंगे वेब पेन टेस्टिंग रिलेटेड। एक बहुत ही काम की बात आप सभी को शेयर करना चाहूँगा कि जब वेब पेन टेस्टिंग हम करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना, और हमें पूरे सिस्टमेटिक प्रोसेस से एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करना होता है कमी ढूंढने के लिए।
सबसे खास बात ये है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हुए एक इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ट्रिक जो है टिप कहूँगा शेयर करूँ, वो ये होगी कि जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं तब कोशिश करो कि आपको जिप फाइल्स ढूंढ सको। होता ये है, हम बेसिक ये जानते हैं कि एक डेवलपर क्या करता है, एक वेबसाइट को कंप्रेस करता है, अपने सर्वर पे अपलोड करता है और एक्सट्रैक्ट कर देता है। बीच बीच में उसको अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने होते हैं तो उसको फिर से कंप्रेस करता है ना, बैकअप बना के रखता है। इन शॉर्ट, ये जो बैकअप फाइल्स हैं अगर सर्वर से डिलीट ना हो और आप इसका पूरा यूआरएल लिख दो तो इंस्टेंट डाउनलोड हो जाती है, यानी आपके पास वेबसाइट का फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट प्रोग्राम, पूरी वेबसाइट आपके पास डाउनलोड हो जाती है। वो होने के बाद कुछ नहीं बचता, कमियां ढूंढना, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना बहुत आसान हो जाता है और ये खुद एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट देती है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमारा पहला स्टेप है, उसी में बग निकल गया। एग्जैक्टली मैं भी यही काफी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे जितना आपने स्ट्रॉन्गेस्ट ध्यान दिया, जितना टाइम उस पे दिया, उतना बाकी आगे कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, आपके पास बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे कर लोगे। एग्जैक्टली ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है। अगर आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है, ट्रस्ट में आपको आगे के अटैक्स ट्राई करने में मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी, बहुत जल्दी वल्नरेबिलिटीज मिलेगी। शायद हो सकता है आप एक पैरामीटर उठाओ, उस पर अटैच करो, वल्नरेबिलिटी मिल जाए। ये केवल तब पॉसिबल है जब अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदरिंग को यूज लिया जाए, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रह जाता है। उसके अलावा सही पैरामीटर्स, डीप से डीप पैरामीटर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे एक चीज और, ये तो वेब पेन टेस्टिंग की बात हो गई, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि हम जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट, जैसे मैं भी जब करता था तो बहुत सारी बुक्स एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रैक्टिस करता था। आप कौन से प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करेंगे जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं, आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं? टेस्टिंग और अगर प्रैक्टिस की बात करी जाए तो स्टार्टिंग फेज में मेरे दो काफ़ी फेवरेट थे, क्योंकि देखो सर, पॉइंट ये था कि एक सिस्टम हैकिंग भी आनी चाहिए और एक वेब बेस्ड भी आनी चाहिए, दोनों पे अच्छी कमांड का सोचा था। तो मैंने एक एक प्लेटफॉर्म दोनों कैटेगरी का रखा। इस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती थी, बट दोनों कैटेगरी मैंने अलग करी। जैसा पहला था वेब के लिए कोर्सफिगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नो डाउट वो, एंड सिस्टम हैकिंग के लिए वल्नहम मशीन्स। ग्रेट, आई थिंक वो आपको पर्सनली पसंद भी है और उसमें बहुत काम करते हो, बिकॉज उससे रिलेटेड आपको 2 वीडियोस भी आपने शायद लाइव गए होंगे आप, करेक्ट, 2 लाइव गए थे आप, DC9 एंड मिस्टर रोबोट। एग्जैक्टली, तो वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छी, आप सबको विजिट करना चाहिए। वहाँ पे आप देख पाओगे कि सिस्टम हैकिंग आप कितने प्रैक्टिकल लेवल पे, कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कैसे यूज ले सकते हैं। तो हाँ, उसमें मतलब वो है कि इन मशीन्स को क्रैक करके टेक्निक्स और मेथड्स अपने को आते हैं, बट वो है कि CTF जैसा क्रिएटिव माइंडसेट, लूप होल्स में से निकलना, वो सारी चीजें इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जैक्टली, बहुत नो डाउट बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म होंगे, आप जरूर उस वीडियो को भी विजिट करके उन चीज़ों को सीखें। ये प्लेटफॉर्म आपके काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। इनफैक्ट जो वेब अकेडमी है कोर्सफिगर की, वो तो पर्सनली मैं भी बहुत प्रेफर करता हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को गाइड करती है। एंड एक प्लस पॉइंट ये है कि अब WS क्यूब टेक भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो लेके आ गई है, जैसे कि आपको R2 हैक मिल रहा है एंड ट्यूटोरियल फ्रीक, एंड ट्यूटोरियल फ्रीक। R2 हैक पे आप सारे प्रैक्टिकल जो अटैक्स है, बड़े प्रैक्टिकल अटैक्स हैं पेन टेस्टिंग से रिलेटेड, वेबसाइट पेन टेस्टिंग, वो ट्राई कर सकते हैं। एंड जो हमारा ट्यूटोरियल फ्रीक है, वहाँ पे थ्योरेटिकल कंटेंट वीडियोस के साथ एग्जैक्टली काफी बग्स सीख सकते हो। करेक्ट। सो ट्यूटोरियल फ्रीक पे भी आपको सारा यही जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, वीडियोस हैं, ये सबकी कॉम्बिनेशन से थ्योरेटिकल, वीडियो एंड प्रैक्टिकल सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाए, तो वो वैसा कुछ बनाने की कोशिश जारी है और वो बन चुका है। तो आप लोग विजिट करके उसको जरूर अपनी नॉलेज बढ़ाने में यूज ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म। करेक्ट, एग्जैक्टली। एंड हाँ, ये प्रैक्टिस की बात तो हो गई, बट आई गेस आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हमने बात करी बुक्स हम काफी पढ़ते थे, कोर्सेज हमने करा, एंड आई गेस सर भी एग्री करते हैं कि बुक्स जो है वो काफी अच्छी नॉलेज हमारे साथ लेकर आती है। तो कौन सी वो ऐसी सर की फेवरेट बुक्स हैं जो सर आप लोगों को प्रेफर करेंगे? लेट्स सी। नाइस क्वेश्चन अंकल। बेसिकली ऐसा है कि बुक्स नो डाउट, अगर बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। शायद एक फीलिंग आप लोगों ने भी ली होगी, जैसे आप एक बुक कंप्लीट करते हो ना, तो आपके मन में कुछ ऐसा आता है कि यार अब तो अपन ही सब कुछ है ना, मजा आ गया, मतलब अपन ही भगवान है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज बेस मिल जाता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है माइंडसेट में ना, एडवांस बेस, दोनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा आपको ना चीज़ें जो है नॉलेज प्रोवाइड कर देता है, स्किल्स प्रोवाइड कर देता है। अब इन्हीं बुक्स में जो पर्सनली मेरी फेवरेट बुक रही, जो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगी, बहुत ज़्यादा मस्त लगी, वो है सबसे पहली द रेड टीम फील्ड मैनुअल। अब ये जो RTFM है, रेड टीम फील्ड मैनुअल, है ना, बिल्कुल छोटी है काफी, लेकिन हाँ बहुत छोटी बुक, पावरफुल है। इस बुक का हर एक लिखा हुआ सेंटेंस, एक छोटा सा लिखा हुआ कमांड आपको पूरा डिग करना पड़ता है, आपको उसकी एक एक चीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं।
बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बुक है ये। करेक्ट ट्रस्ट मी, ये मेरे को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने में मजा आता है, इसको जितनी बार देखो हर बार कुछ नया मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, द रेड टीम फील्ड मैनुअल। बहुत छोटी सी, बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत पावरफुल बुक। इसी के साथ साथ जो सेकंड बुक मुझे बहुत पसंद है वो है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। यहाँ पे जो वेब टेक्नोलॉजीज है, वेब एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजीज है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है उनको यूटिलाइज करना, उनमें बग्स ढूंढना, उनको डिकम्पाइल करना, उनको कंप्रेस करना, ये सारी चीज़ें रिकम्पाइल और डिकम्पाइल करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें सिखाया गया है। तो वो मुझे पर्सनली बहुत मस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती है वो बहुत अच्छी है। हाँ, उसमें काफी वेब टेक्नोलॉजीज को अच्छे से, कंसेप्ट को बहुत अच्छे क्लियर करके प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कराया हुआ है उस बुक में। एग्जैक्टली तो वो ये दो बुक्स मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। और ये भी जानना चाहूंगा कि आप कौन सी बुक पसंद करते हैं। देखिए सर, सबसे पहला तो बग बाउंटी बूट कैम्प, नो स्टार्स प्रेस की, करेक्ट। एंड सेकंड एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वो दो बुक काफी अच्छी है, डिटेल्ड डीप नॉलेज है। एंड आई गेस नो स्टार्स प्रेस सर भी एग्री करेंगे, एक ऐसी पब्लिकेशन है जिसके सारी बुक्स, अगर आप उसकी हैकिंग रिलेटेड कोई भी बुक्स उठा लो, उसमें नॉलेज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट उसमें है। डेफिनेटली मैं भी पर्सनली प्रेफर करता हूँ नो स्टार्स प्रेस की जो भी बुक्स है, बिकॉज पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, चाहे कार हैकिंग की बात करें, चाहे नेटवर्क हैकिंग की बात करें, छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे बुक्स बना रखी है। देन वो नो स्टार्स प्रेस जो है मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अच्छी बुक है बहुत। काफी उसकी पब्लिकेशंस के कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे एंड काफी यूनिक भी लगेंगे। तो जितना आप उनकी बुक्स को स्टडी करोगे ना, आपको एक के बाद एक नॉलेज मिलती जाएगी। और आई गेस एक बुक कंप्लीट होने के बाद उसको वापस पढ़ेंगे तो और तो नॉलेज वापस डेफिनेटली, ये तो बहुत बार हुआ है। एक बुक को आप बार बार पढ़ते रहो, उसकी नॉलेज मिलती चली जाएगी। ऐसी एक बुक थी हैकर्स प्ले बुक, है ना, तो उसका फर्स्ट वर्जन पढ़ा, फिर फर्स्ट वर्जन वापस पढ़ा। लाइक मैं नॉर्मली जब बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं साथ ही साथ प्रैक्टिकल करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ, एक प्रोसेस रहता है। और यही आई थिंक सही अप्रोच रहती है, तो आप लोग भी इसको जरूर फॉलो करो। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तब आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैंने एक बार बुक कंप्लीट करी, अब एक एक चीज प्रैक्टिकल करी, कुछ रह थोड़ी सकता है। लेकिन जब दोबारा आप उस बुक को पढ़ते हो तो फिर से कुछ नया होता है उसमें। तो ये बुक्स के साथ है ऑनेस्टली। ये वो आपके फ्रेंड्स है जो आपको इंस्टेंट जो आंसर चाहिए वो नहीं देंगे, कि आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन का आंसर जानना था, बुक में क्या डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आप जब उसकी अप्रोच के साथ बढ़ोगे आगे, यानी बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से आप बिल्कुल साथ में आगे बढ़ते जाओगे, तभी आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगी। तो पेशेंस मांगेगी बट बहुत अच्छी नॉलेज देगी। सर जैसे अभी आपने बताया प्रैक्टिकल करा, बुक पढ़ी, उसमें एक चीज और आपने मेंशन की, नोट्स। मैं भी इस पे काफी ज्यादा जोर खुद भी देता हूँ एंड स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, नोट्स पे जोर देना चाहिए। बट हाँ, कई चीज हमने ये नोटिस करी है कि कई बार बुक पढ़ना, प्रैक्टिकल करना, इसको स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। नोट्स काफी एक तरीके से बहुत लो प्रेफरेंस देते हैं उसको। बट आप भी जानते हो इस फील्ड में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक बार थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दो कि सर कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि अपन तो जानते हैं इसलिए इतना इस पे ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, बट स्टूडेंट्स को भी ये जानना जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सब पढ़ते हैं, आप लोग भी काफी एफर्ट डालते होंगे। एक हमारा फेज आता है जिसमें हम डेली बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, डेली बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। और कभी कभार एक फेज ऐसा भी आ सकता है, मान लो एक महीना ऐसा आ गया, एक मंथ ऐसा गया आपका, जिसमें आप कुछ सीख नहीं पाए, चीजों को रिकॉल ना कर पाए। हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन है या कोई भी रीजन हो, आपके एग्जाम्स आ गए किसी दूसरी फील्ड के, कुछ भी ऐसा हो, आप उस फील्ड को मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इन सभी जगहों पे, चाहे ऐसा हो चाहे आप कुछ सालों तक प्रैक्टिस ना कर पाओ, नोट्स एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जो देखते ही आपको सारी नॉलेज रिकॉल करा देता है। बिकॉज हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन सारी चीज़ों को ना स्टोर करके लगातार रखे, जब तक हम रिकॉल ना करें उनको बार बार हमें प्रेजेंट करता रहे, नहीं। लेकिन जो नोट्स हैं वो हमारे उस माइंड की स्टोरेज का काम कर रहा है, जिसको देखते ही हमारा काम आसान हो जाता है। ऑनेस्टली मैंने जब स्टार्ट करा तो मैंने सबसे पहला काम ही एक प्रॉपर नोट्स बनाने का फॉर्मेट चालू करा। और जरूरी नहीं आप लिखते रहो, आपको जैसा समझ आए, डिजिटल हो या कैसे भी, एग्जैक्टली आपके पास डेटा लिखा होना चाहिए जिसको आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, दैट्स इट। और वो जितने कम हो, मैं तो कीवर्ड्स लिखता हूँ, केवल लाइन भी नहीं लिखता, कीवर्ड लिख दिया, ये देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि वो चीज़ क्या थी। तो आप जैसे चाहें बट नोट्स जरूर बनाएं। परफेक्ट हो ही नहीं सकते, ट्रस्ट मी, नोट्स कभी परफेक्ट नहीं होते, आपको समझ में आने चाहिए। हाँ, आप प्रोसेस को कंटिन्यू करो, आपको धीरे धीरे कुछ कमियां लगी कि यार नोट्स में होना चाहिए ऐड कर दो, ये होना चाहिए ऐड कर दो, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसको बनाने से, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो उसको जरूर प्रेफर करें सब लोग कि उस चीज को फॉलो करें। हाँ, नोट्स काफी अच्छा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, एट द एंड ये आदत हमें रिपोर्ट राइटिंग में भी काफी हेल्प करती है। उसको रिपोर्ट्स भी हमारे बहुत जरूरी है, तो उसको और नरिश करने में इस स्किल का काम बहुत आता है। डेफिनेटली।
तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अपने लिए। करेक्ट ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाते हैं, इनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ, लिखने के हैबिचुअल हो जाओगे, बिकॉज जब से डिजिटल हम हुए हैं तो लिखने का थोड़ा कम हो जाता है। खैर, अगर आप वर्चुअल नोट्स भी बनाओ, यानी सॉफ्ट कॉपीज में नोट्स भी बनाओ, दैन इट्स फाइन। नोट्स होने बहुत ज़रूरी है, एट द एंड आपको बहुत सपोर्ट देते हैं। हाँ, डिजिटल हो या हैंड रिटन, बस होने चाहिए, एक होना आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड जैसे अभी रिसेंटली ही बात है, एक कल की ही क्लास की बात है, स्टूडेंट्स ने ऐसे ही मुझसे नोट्स का कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि सर इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक मशीन जो मेरी लाइव है DC9, उसको देख के वो मशीन हैक करी थी एंड कहा कि सर अब मुझे इसको डॉक्यूमेंट भी करना है, क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा है, आप इसको या तो नोट्स बनाओ या और अच्छा कर सकते हो लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो आर्टिकल कि इसका वॉक थ्रू आपने कैसे किया। तो वो एक लिंक्डइन पोस्ट को भी अप्रोच करेगा काफी अच्छा, एंड आपकी नोट्स राइटिंग भी स्किल अच्छी हो जाएगी। डेफिनेटली आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का सेशन आप सभी को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप सभी को सेशन में मजा आया होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें भी आपके लिए काफी अमेजिंग टॉपिक्स एंड पैक ऑफ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स काफी होने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। सो हैकर्स, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।